पॉलिटी में अपन पढ़ रहे हैं अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में बताया गया आर्टिकल 123 में, ठीक है। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उसे आर्टिकल 123 में। अब अध्यादेश मतलब होता क्या, ऑर्डिनेंस मतलब होता क्या? देखो, ऑर्डिनेंस मतलब होता है कि जब संसद है, संसद इट मीन्स पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों सदन या कि दो में से कोई भी एक सदन अगर ना चल रहा हो तो भाई देखो, कानून बनाना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद का काम क्या है? कानून बनाना, पॉलिसीज बनाना। लेकिन अब संसद है ही नहीं, तो अब जब संसद है नहीं तो उसकी जगह कोई ना कोई तो काम करेगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करेगा, और उसके ऑर्डिनेंस की जो वैल्यू रहेगी वो संसद के कानून के बराबर रहेगी। संसद का कानून है ना, वैसे ही उसके ऑर्डिनेंस की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसको क्या मैं बोल रहा हूं कि जब संसद के दोनों सदन या एक सदन का क्या हो, ना चल रहा हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि दोनों सदन या एक सदन, इसका कारण क्यों है? अगर एक भी सदन नहीं चल रहा है तो क्यों आखिरकार? दूसरा तो सदन चल रहा है ना, तो आखिरकार क्यों अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? बताओ। बिल्कुल, कोई भी विधेयक पास करना है, उसको एक्ट में लाना है तो क्या हुआ? दोनों सदन की सहमति अनिवार्य है, ठीक है। जैसे अपन देखें कि दोनों सदन की सहमति अनिवार्य है, और ऐसे में क्या होगा? अगर एक भी सदन नहीं है तो क्या होगा? विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। और आप सब लोगों को मालूम है राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है, मतलब वो परमानेंट है, वो तो डिसॉल्व होगा ही नहीं। तो एक सदन तो हमेशा रहेगा, लेकिन दूसरा सदन लोकसभा क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है, भंग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि भाई चूंकि दोनों सदन चाहिए, और दो सदन में कोई भी एक सदन क्या अगर अनुपस्थित है तो उसमें राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति को कुछ आधार पर रोक भी लगाई गई है, ठीक है। क्लियर है? अभी बताओ, अगर सदन का सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति का अध्यादेश मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा? सदन का सत्र चल रहा है तो नहीं रहेगा ना मान्य, जो भाई सदन तो चल ही रहा है, अब राष्ट्रपति इसके बाद जारी करेगा तो वो मान्य रहेगा? नहीं रहेगा ना मान्य। तो भाई क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाइज में ऐसे पूछ देगा कि जब संसद का सदन चल रहा हो तो क्या राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मान्य होगा? तो स्टेटमेंट क्या रहेगा? ये गलत रहेगा, अमान्य रहेगा। क्योंकि चल ही क्यों रहा है, अध्यादेश जारी क्यों किया गया है, ठीक है। तो इस आधार पे आप क्या बोल रहे हो? अब इसको लेकर के एक केस है, केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कपूर केस, कपूर केस, ठीक है। अब कपूर केस में क्या बोला जा रहा है? जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है। किस आधार पर? असद्भावना, असद्भावना के आधार पर। असद्भावना मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति कहीं जानबूझ करके तो किसी सदन को डिसॉल्व नहीं कर दिया है। तो कोई विवाद वाला विधेयक है, अब सरकार को मान लो कोई जैसे कोई विवादास्पद, कोई डिस्प्यूटेड बिल को पास करना है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर लोकसभा में और राज्यसभा में पास नहीं होगा तो क्या करेगा? आपका प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा? मोदी साहब बोलेंगे कि ऐसा करो प्रेसिडेंट को कि भैया लोकसभा को भंग कर दो, और लोकसभा को भंग कर दो चूंकि ये विवादास्पद जो विधेयक वो तो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह पे जब वो भंग हो जाएगी तो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर देगा। जब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर देगा तो वो जो विधेयक है जो सदन में पास नहीं हो सकता था वो विधेयक पास हो गया और वो कानून बन गया,
ठीक है। तो ये बोला गया है कि असद्भावना के आधार पर कि भैया कोई जानबूझकर कोई विवादास्पद विधेयक पास तो नहीं करना चाहती, ठीक है, यह कारण बोला गया। इसके अलावा यह बोला गया कहीं तथ्यों के साथ छेड़खानी तो नहीं की जा रही। विवादास्पद कोई डिस्प्यूटेड बिल है तो डिस्प्यूटेड बिल है, इस आधार पर उसके ऊपर रोक टोक लगाई जा सकती है, ठीक है। क्लियर है। तो देखो ये केस कब आया था? 1917, 1970 में केस आया, विवादास्पद, डिस्प्यूटेड, ठीक है, डिस्प्यूटेड बिल। तो ये कपूर केस आया 1970 में। अब जब 1970 में ये कपूर केस आएगा तो फिर सरकार कुछ ना कुछ इसके विरोध में करेगी। तो फिर सरकार के द्वारा कौन सा बिल पास किया गया? 38वां संविधान संशोधन। क्या है? 38वां संविधान संशोधन। और 38वां संविधान संशोधन क्या बोलता है? 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। 38वां संविधान संशोधन 1975 क्या बोलता है कि भाई जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा उसके ऊपर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। मतलब न्यायपालिका किसी प्रकार से क्या नहीं कर सकती, हाँ, न्यायपालिका उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्या बोले कि भाई अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रपति ने, अब न्यायपालिका उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी। चूंकि कपूर केस में क्या बोल दिया गया है कि भैया इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं अध्यादेश जारी करने की। तुरंत सरकार ने क्या किया? एक संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन के आधार पर बोला कि भाई जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है और इस पर न्यायिक पुनर्विलोकन संभव नहीं, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकती, ठीक है, क्लियर है। तो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि 38वां संविधान संशोधन के माध्यम से किस किस को चीज को रखा गया है। तो ऐसे देख रहे हो ना धीरे धीरे 38वां संविधान संशोधन, 42वां और 44वां, 3 संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है। फिर क्या हो रहा है? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बोला गया है, ठीक है। फिर जैसे तुम लोगों को मालूम है इमरजेंसी लगती है 1975 में। इमरजेंसी के बाद क्या हो रहा है? कांग्रेस हार जा रही है, कांग्रेस की जगह कौन सी आ रही है? जनता दल। और जनता दल क्या करी? कांग्रेस के द्वारा जितने भी परिवर्तन किए गए थे, जितने भी संविधान संशोधन, सबको पलट दे रही, ठीक है। तो जब 38वां संविधान संशोधन ये हुआ तो इसकी जगह पे कौन सा 44वां संविधान संशोधन लेकर के आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 1978 में। इसमें क्या बोला गया कि भाई न्यायिक पुनर्विलोकन के भीतर है, ठीक है। यानी ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, हाँ, कर सकते हैं। किस आधार पर? असद्भावना के आधार पर, ठीक है। तो पूरा केस समझ में आया क्या था? क्लियर है? आपको आ रहा है समझ में? थोड़ा बहुत जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकती ना। अध्यादेश का जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन, ये अभी आप बीच में आई है ना इस टॉपिक के, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन अगर जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा हो वहां पे आप पूछ लीजिएगा। अब ये लोगों को तो धीरे धीरे बिल्कुल आदत हो गई है और यही चीजें तो है ना, क्योंकि स्टोरी वाइज चलता है तो स्टोरी वाइज वो तो पूरी स्टोरी भी रट गई है। फैक्ट रटे हो चाहे ना रटे हो,
है ना। स्टोरी तो रटी गई है, क्योंकि वही तो चल रही है, बस उसी स्टोरी में कुछ ना कुछ अलग अलग फैक्ट निकलते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये बोला जा रहा है अध्यादेश। अध्यादेश मतलब क्या होता है? अध्यादेश मतलब सिंपल होता है कानून। ठीक है, जो कानून बनाया जाता है, जो लॉ बनाया जाता है, सिंपल है। अगर ये इतना समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कानून बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है अध्यादेश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अध्यादेश कब तक जारी रहेगा? अध्यादेश को समाप्त भी किया जाएगा ना। देखो, नया चुनाव होगा, जब लोकसभा का पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन मतलब फिर से एक बार उसका गठन हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी, इसीलिए तो आपने अध्यादेश जारी किया। फिर से चुनाव होंगे, फिर लोकसभा का गठन होगा, और जब लोकसभा का गठन होगा उसकी पहली बैठक होगी। पहली बैठक में अगर अध्यादेश को क्या कर दिया, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कर दिया गया, तो क्या कानून बन जाएगा। ठीक है, इसको साथ में लिखते भी चलो, नहीं तो चल। ये मैं बोल रहा हूं कि अब अध्यादेश कब तक मान्य रहेगा? अध्यादेश मान्य रहेगा कब तक? तो अध्यादेश मान्य कब तक रहेगा? लोकसभा की पुनर्गठन के बाद उसकी प्रथम बैठक में, उसकी प्रथम बैठक में यदि क्या कर दिया गया, दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से यदि पारित कर दिया गया, क्या कर दिया, विशेष बहुमत से पारित कर दिया। विशेष बहुमत मतलब क्या होता है? 2/3। ठीक है, उपस्थित और मतदान देने वाले कितने? 2/3। ठीक है, कहां पे ये बोल रहा हूं कि अध्यादेश का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ना। क्लियर। ये मैं क्या बोल रहा हूं कि लोकसभा का जब पुनर्गठन होगा तो उसकी प्रथम बैठक में दोनों सदनों द्वारा अगर विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान देने वाले, कि मतलब उपस्थित भी होने चाहिए और मतदान देने वाले भी 2/3। ठीक है, मतलब 100 है तो 100 में कितने? 66 लोगों का क्या होना चाहिए, मत होना चाहिए कि हमें क्या करना है, इस बिल को, ये अध्यादेश को कानून का रूप देना है, क्योंकि अध्यादेश क्या था, अच्छा था। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर विशेष बहुमत से नहीं पारित होता है तो क्या होगा? नहीं, फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, पहला सत्र हो गया, 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ जाएगा, फिर जब इसकी दोबारा बैठक होगी, क्योंकि 6 महीने के बाद दोबारा बैठक होती है, आप लोग मालूम, अलग अलग टाइम पे, तो इसकी दोबारा जब बैठक होगी, मतलब कब होगी? 6 महीने बाद, तो उसके 6 महीने और प्लस 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये प्रथम बैठक से मतलब है उस सत्र का, उस सेशन का। जैसे आप लोगों को मालूम है 3 सेशन होते हैं ना, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, तो इस तरीके से 3 सेशन होते हैं। तो वो वाले सेशन के पहले बैठक में अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सेशन तक उसमें कोई बात नहीं की जाएगी। फिर जो दूसरा सेशन आएगा 6 महीने बाद, उसकी पहली बैठक, उसके 6 महीने के बाद 6 सप्ताह तक के अंदर वो बिल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, पारित नहीं, समाप्त। ठीक है, क्योंकि पहले पास नहीं किया गया। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों का? कुछ दिक्कत? तो यहां तक आपकी क्या हो गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यह है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की पावर। ठीक, जब भी कोई अध्यादेश को प्रस्तुत किया जाता है तो भाई साहब, प्रस्तुत यानी कानून बनाने के रूप में उसका प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपने अध्यादेश किन परिस्थितियों में जारी किया था और उसके पीछे कारण क्या था।
वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिरकार कौन सी परिस्थिति थी, इतना क्यों आवश्यक था कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। क्लियर? तो ये हो जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123 के तहत। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश ही तो मेन था, वीटो शक्ति होगी, अध्यादेश हो गया, और अब कौन सा बचा है? कुछ विवेकी शक्ति भी है, हालांकि विवेकी शक्ति को संविधान में बताया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन विवेकी शक्ति रहती, कुछ कुछ विवेकी शक्ति है। अब ये क्या होता है भाई विवेकी शक्ति? 6 महीने और 6 सप्ताह लिखे हैं, तो बढ़ा भी सकते हैं, ये लिखे हैं ना? नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि पहली बैठक हुई, नहीं हुआ, तो अब उसके 6 महीने के बाद दूसरी बैठक हो रही, तो 6 महीने के बाद 6 सप्ताह तक वो अधिकतर रहेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि उससे हाँ कुछ नहीं करोगे तो समाप्त हो जाए, हालांकि उससे पहले भी समाप्त किया जा सकता है घोषणा के द्वारा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो 6 महीना प्लस 6 सप्ताह, यानी क्वेश्चन तुमसे ये बनेगा कि एक अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रहता है, तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह अधिकतम रहता है, अगर उसको अगर आपने कानून नहीं बनाया तो, ठीक है, क्लियर। अब विवेकी शक्ति क्या है भाई? विवेकी शक्ति मतलब होता है कि भाई जो काम आप अपने विवेक से कर सको। है भाई कृष्णा तुम्हारे पास विवेक? मतलब हमारे दोस्त का नाम है विवेक, ऐसा तो नहीं है ना? कैसा विवेक है बताओ? विवेक से तुम क्या समझते हो? आपकी समझ और सूझबूझ से निर्णय लेना है समझ? कोई भी परिस्थिति के हिसाब से कैसे निर्णय करना है। अपनी समझ के हिसाब से निर्णय लेना, अगर है समझ तो, अगर नहीं है समझ तो कैसे निर्णय लोगे? हो तो ना समझ, और तुमने अपनी ना समझी को क्या विवेक का नाम दे दिया और ले लिया उलझुल डिसीजन। लोग लेते हैं ना, है ना? अब कहाँ सक्सेस होगा? तो देखो विवेकी शक्ति में 2 चीज आ रही है। अब ऐसा हो जाए कि लोकसभा में क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है, आप सब लोगों को मालूम लोकसभा का इलेक्शन होता है, और कभी कभार होता है किसी को भी उतने मत नहीं मिले, उतने वोट नहीं मिले, तो फिर क्या होगा? तो अब किसी की तो सरकार बन ही नहीं रही है, किसी की भी सरकार बन रही है क्योंकि किसी को मेजॉरिटी में मिल ही नहीं रहा वोट। अब जब मेजॉरिटी में नहीं मिल रहा है वोट तो क्या होगा? अब देखो ऐसा बोला जाए कि जैसे कांग्रेस है, मान लेते फॉर एग्जांपल कि कांग्रेस को मिल गई 150 सीट, बीजेपी को मिल गई 160 सीट, समाजवादी पार्टी को मिल गई मान लो 70 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल गई मान लो 40 सीट, आम आदमी पार्टी को मिल गई 4 सीट। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो वाला दूसरा है, वो राष्ट्रपति है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा, देखो किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है ना। भले कांग्रेस क्या 150 है, बीजेपी 160, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, क्या हो सकता है? जो बहुमत पेश करेगा, मतलब खुद में ये लोग बातचीत करके सहमति। देखो ये होता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है उसकी सरकार बनाने के लिए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस और सपा दोनों मिल जाए, कांग्रेस और सपा दोनों आपस में मिल जाए, भाई ये लोग आपस में पूरा गठबंधन कर ले, और देखो 150 प्लस 70 सीट 220 हो गई, इससे ज्यादा हो गई। तो अगर आपने बहुमत बना लिया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुमत नहीं भी बना पा रहे हो, आप आपस में मिल ही नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है हम स्वतंत्र पार्टी बनाएंगे और स्वतंत्र पार्टी कुछ बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या बोलेगा? प्रेसिडेंट अपने विवेक का यूज करेगा। क्या अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास विवेक की शक्ति क्या है? वो किसी भी पार्टी को बुलाएगा और बोलेगा कि ठीक है भाई तुम सरकार बनाओ, क्या सरकार बनाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने तक तुम सरकार बनाओ। 1 महीने के अंदर तुम्हें सदन में क्या करना पड़ेगा? विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। अगर वहां पे तुम्हारे खिलाफ अगर विश्वास मत में पास नहीं होता
तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है कि तुम सदन को नहीं चला पाओगे, सदन तुम्हारे साथ मिलकर के नहीं काम कर पाएगा, तो फिर क्या होगी, उसकी सरकार गिर जाएगी। ऐसे हुआ था किसके साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, जब 18 दिन तक की उनकी सरकार बनी थी। 18 दिन के बाद क्या किया था उन्होंने, सरकार अपने से इस्तीफा दे दिया था। सरकार बनाने आए लेकिन नहीं, ऐसे ही एक बार उनके 10 महीने तक सरकार चली थी, फिर उसके बाद फाइनली 5 साल तक चली थी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, तो यहां पे विवेकी शक्ति किसके पास, प्रेसिडेंट के पास है ना, कि जब किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो वो क्या कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है सरकार बनाने के लिए। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि उसे कोई बोलेगा नहीं कि ये करना है, क्योंकि अभी सरकार तो किसी की है ही नहीं ना, ठीक है, क्योंकि सरकार के मंत्रिमंडल के एड एंड एडवाइस पर काम करता है, लेकिन अभी कोई है ही नहीं मंत्रिमंडल, तो ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, वो स्वतंत्र है। तो इसको बोलते हैं क्या, त्रिशंकु। त्रिशंकु, त्रिशंकु मतलब क्या होता है, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार। जैसे अभी बिहार में चलती है ये, तुम्हारा 80 से 90 तक का जो टाइम था, केंद्र में गठबंधन की सरकार ही बन रही थी, देख रहे हो। कांग्रेस के बाद जितनी भी पार्टी बनी सब गठबंधन वाली थी। तो क्या बोला जाए, गठबंधन की सरकार, कोलिशन की सरकार। इसको कौन बनाता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की एक विवेकी शक्ति हो गई कि भाई गठबंधन की सरकार को निमंत्रण देता है सरकार बनाने का, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, या कि इसी को और बहुत अच्छे तरीके से ये लिख सकते हो, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो, ठीक है, ये भी लिख लो। तो क्या है कि कंफ्यूज नहीं हो गए, नहीं तो गठबंधन की सरकार में तो ये भी हो सकता है, क्योंकि गठबंधन बना लेगी बाहर ही बाहर, है ना, तो फिर उसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं रह जाएगा। अगर बाहर ही बाहर पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन कर लिया और राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिए, तो वहां पे राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं। लेकिन अगर किसी के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, तब वहां पे राष्ट्रपति। अब दूसरा क्या है, अब देखो अचानक मान लो किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी दूसरे उसी दल के व्यक्ति को क्या बना देगा, अगला प्रधानमंत्री बना देगा, कार्यकारी प्रधानमंत्री। जैसे क्या हुआ था तुम्हारे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो किसको बना दिया, गुलजारी लाल नंदा को बना दिए गए, है ना। फिर उसके बाद एक बार फिर जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो फिर गुलजारी लाल नंदा को बना दिया गया। फिर वैसे जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी को बना दिया गया। ये कोई इलेक्शन जीत के नहीं आए थे, राष्ट्रपति ने बनाया था अपने विवेक का प्रयोग करके। ऐसा जरूरी नहीं है मृत्यु, अगर उसके बाद क्या है कि अगर उसके बाद ये हो जाए कि वो अपना विश्वास विश्वास मत नहीं साबित कर पा रहे, मतलब तुमने एक नेता बनाया, 1 महीने का टाइम मिलता है हर एक नेता को, उससे क्या करना पड़ता है, विश्वास मत साबित करना पड़ता है सदन में। अगर वो विश्वास मत नहीं साबित कर पा रहा है तो क्या होगा, तो फिर उसकी सरकार गिर जाएगी, फिर दोबारा चुनाव होंगे, ठीक है। या कि किसी दूसरे दल को बोला जाएगा कि आप सरकार बनाइए, शायद आपकी सरकार चल जाए। तो ऐसा होता है कि चुनाव के खर्चे से बचा जाता है, क्योंकि चुनाव में क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है ना, तो वो खर्चों से बचने के लिए क्या करते हैं सरकार अलग अलग टाइम पे राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। तो क्या हो गया, राष्ट्रपति की मृत्यु करवा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की अचानक मृत्यु पर, जब हाँ हुआ है ना, अब तुमको अभी बताया ना, अभी तो बताया, बेचारा क्या कर रहा था भाई। ये बोला कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। फिर उसके बाद जब आपकी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो फिर गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया, और फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी को बनाया गया।
कार्यवाहक, शुरू में तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री ना, 1 महीने तक आपको क्या, जितना भी अपनी पार्टी है, विपक्ष है, सबसे बातचीत करके आपको क्या करना है, अपनी मेजॉरिटी साबित करने की आपके पास है इतनी सीट, जितनी सीट में आप सरकार बना सकते हो, सरकार में बने रह सकते हो। और अभी जैसे मान लो किसी की डेथ हुई और उसके बेटे को या कि उसके जो कार्यवाहक है उसको सरकार नहीं चाह रही है, उसके खुद के दल के लोग नहीं चाह रहे हैं, तो जब विश्वास मत साबित करने की बात आएगी, जब वोटिंग की बात आएगी, तो क्या होगा, वो सब उसके फेवर में नहीं करेंगे, फेवर में नहीं करेंगे, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो फिर दोबारा चुनाव होगा, या कि राष्ट्रपति किसी दूसरे को फिर से बोलेगा कि भाई तुम अब एक बार बनाओ। ऐसी प्रोसीजर होती है। तो ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये राष्ट्रपति को संविधान ने विवेक की शक्ति नहीं दी है, लेकिन है उसके पास। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक। हाँ, पीएम की अचानक मृत्यु पर भाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है। और कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर ऐसा भी होता है ना, जैसे पीएम बाहर चला गया तो उसकी जगह वो बैठ सकता है, फिर उसका काम वो भी देख सकता है। अरे मंत्रिमंडल काहे के लिए बैठी है भाई? पीएम अब बाहर चला गया तो ऐसा थोड़ी कि पीएम बाहर है चलो नया पीएम बना दो, दाल भात थोड़ी चल रहा है। राष्ट्रपति नहीं देख सकता कि फिर पीएम अरे तो क्या बस थोड़ी गए, नागरिकता थोड़ी पा लिया है घूमने। अब मोदी जी जाते हैं कहीं पे सैर सपाटे में, हाँ तो अमित शाह थोड़ी बोलता है कि अब हम हैं जिले लाही, थोड़ी बोलेगा अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री न रहता है, ये कैसी बात कर रहे हो यार। अब बसेगा थोड़ी कहीं जा करके, अब बस ही गया वहीं पे, बोले 2-4-6 महीना यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी लग रही है, घूम घाम के आ जाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगता है कि ये तो विदेश यात्रा में ही रहते हैं, देश में कम और विदेश में ज्यादा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि उनको हटा करके दूसरा प्रधानमंत्री बना दिए कि नहीं तुम विदेश में रहते हो, ठीक है 2.5 साल तुम रहो, 2.5 साल कोई और रहेगा। ठीक, क्लियर है? तो हो गया, ठीक है प्रेसिडेंट। अब कुछ इसकी संवैधानिक स्थिति आप लोगों को मालूम है? संवैधानिक स्थिति, अब संवैधानिक स्थिति में 2-3 आर्टिकल होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी लिख लो अगर इंपॉर्टेंट हो जाए तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस कैसी रहती भाई? तो जैसे आपको मालूम है आर्टिकल 53 क्या बोलता है? जितनी भी कार्यपालिका, जितना भी काम होगा सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, किया जाएगा, वो सब किसके नाम पे होगा? राष्ट्रपति के नाम पे। तो मतलब क्या है? कार्यकारी शक्ति मिली हुई, इसको कार्यकारी शक्ति प्राप्त है, ठीक है क्लियर है? आर्टिकल 74(1) क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी, और इसकी सलाह से ही राष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं काम करने के लिए काम करेगा। ये एक जो एक्ट है, एक ये जो आर्टिकल को ऐड किया, पूरे के पूरे राष्ट्रपति की शक्ति के ऊपर क्या कर दिया? पानी फेर दिया। इतनी सारी चीजें बताया, लास्ट में एक और जोड़ देगा भाई, राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगी? मंत्रिपरिषद, और इसकी सलाह अनिवार्य है। अब सलाह कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि सलाह अब ऐसी है कि केवल सलाह दी जा रही है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि राष्ट्रपति और सरकार के बीच में कैसे रिलेशन है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 75 एक बोलता है क्या होगा कि संसद के सदस्य क्या करेंगे? एक मिनट, इसकी जगह सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब क्या होता है?
सामूहिक उत्तरदायित्व, कोई भी कार्य होगा तो देखो उसमें पहले मुख्यमंत्री वो होगा। देखो एक मिनट, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये लिख लो और इसके बाद फिर इसके बारे में मैं बताता हूं। क्या बोल रहा है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका जो मतलब है, मंत्रिपरिषद है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतलब अब अगर वो कुछ भी बिल पेश कर रही है, वो कुछ भी काम कर रही है, तो उसे संसद में जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा। तो हुई ना, क्या है, जिम्मेदार हुई। तो आर्टिकल 75 में बोल रहा है कि मंत्री, देखो 74(1) में क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के ऊपर रोक लगा रहा है मंत्रिपरिषद, 75 में मंत्रिपरिषद के ऊपर रोक लगा रहा है लोकसभा। तो चेक एंड बैलेंस बना रहा है, संतुलन बना रहा है कि भाई मंत्रिपरिषद ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए। मंत्रिपरिषद के भी ऊपर रोक लगाने के लिए लोकसभा है, ठीक है। हालांकि लोकसभा, हालांकि रोक कैसे लगेगी अगर लोकसभा में सरकारी मेजॉरिटी में है तो। जैसे बीजेपी को क्या मिला, बहुमत मिल गया, बहुत खतरनाक बहुमत, तो कैसे लोकसभा रोक लगा सकते हो? कोई भी बिल आए तो लोकसभा में तो पास ही हो जाना है, क्योंकि भाई उनके पास इतने सदस्य हैं, तुम चिल्लाते रहो। देखो नाम मात्र के लिए नहीं होता है, अगर कोई भी सरकार मेजॉरिटी में है तो क्या है, मतलब उसको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, तो उसके पास कुछ विशेष अधिकार है। लेकिन वहीं पे ये बोला गया है कि बहुत जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है या कि विधेयक है, उसे दोनों सदनों द्वारा पास करवाया जाएगा। तो भाई ये दोनों सदन, लोकसभा में चलो तुम्हारी मेजॉरिटी, राज्यसभा में नहीं है, कैसे पास होगा? ठीक है। और संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक भी नहीं है, तुम साथ में बैठ भी नहीं सकते कि तुम्हारे पास मेजॉरिटी है तुम बिल पास करा लोगे, ठीक है। तो है अल्टीमेट, बहुत बहुत मतलब विशेषज्ञ लोगों ने संविधान बनाया भाई, तुमरे हमरे जैसे लोग नहीं बनाए हैं बहुत विशेषज्ञ, मतलब उनको सब मालूम था कि भविष्य में क्या क्या चीजें हो सकती है, बहुत दूरदर्शी है। दूरदर्शी के साथ साथ उन्होंने संविधान को मौका दिया कि समय व परिस्थिति के अनुसार वो बदल सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कठोर कर दिया, नहीं, वो टाइम के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर पाई। तभी तो देख रहे हो इतने संविधान संशोधन हो रहे, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक, संविधान संशोधन कर दिया। क्लियर है? सामूहिक के बाद क्या लिखे हैं? रूप से उत्तरदायी, अकाउंटेबल, ठीक है। क्लियर है? प्रेसिडेंट वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, ठीक। क्लियर है? अब अपन पढ़ेंगे आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी प्रोविंसेस। यह भी हालांकि प्रेसिडेंट की शक्ति में ही आता है, लेकिन इसको अलग से थोड़ा टॉपिक अपन बना करके पढ़ते हैं। थोड़ा मैं इंक भर लूं, फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ आपातकालीन बस मैं लिखा दिया था। कौन पूछ रहा था आपातकाल? बच्चा एक है 2 दिन आता है, वो पिछले बार भी आया, 2 दिन आया है, और 2 दिन तक आसमान आसमान तोड़ता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। संजय सर बोलेंगे नोट्स के ही दम पे हम जी रहे हैं, तुम हमसे नोट्स ही मांग रहे हो। नोट्स जो हम तुमको दे दिए तो हम क्या करेंगे? उसको बोल दो मेरी नोट्स ले ले पगला जाए, बोले पढ़ना क्या है
क्योंकि जो यहाँ लिखा रहेगा वो जो मैं तुमको लिखा रहा हूँ वो सब अलग हो जाएगा। वहां पे भी मैं अपने मन से लिखता हूँ, यहाँ पे भी अपने मन से, तो वो वो सब बराबर हो जाता। ठीक है, अब अपन करते हैं नया टॉपिक, आपातकाल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या हुआ? हाँ, पार्ट 18 भाग 18 में है। भाग पूछ लेता है, पार्ट कभी कभार। अधिकतर वही शुरुआत में ही खत्म कर देता है क्वेश्चन। अंदर तुम्हें घुसने की जरूरत ही नहीं, बाहर से ही पढ़ लो। भाग 18 तुम जानते हो, बस अंदर खोल के मत देखो, उसका ये कहने का मतलब। लेकिन अपन का काम है पढ़ाना, नहीं पढ़ना नहीं, अपना काम है पढ़ाना है। और पढ़ाने में अपन ये नहीं देखेंगे क्या पेपर में आ रहा है, तो मैं सबको तुमको सब पढ़ा के जाता हूं। इसके बाद जो आएगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लो, क्या होता है भाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपन आपातकालीन प्रावधान, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस कर दो, प्रोविंसेस कर दो, जो भी करना है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस। अब सबसे पहले तो मैं तुमसे ये पूछूंगा, आपातकाल की जरूरत क्यों पड़ी? अब ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गए कि आखिरकार क्या कारण कि आपातकाल लगाना पड़ेगा। सरकार मतलब कोई भी स्टेट हो या फिर तो सरकार संभाल नहीं पाती है वहां की स्थिति को, तो वहां पे आपातकाल लगाया जाता है। मतलब कुछ तो चलो ठीक है, हाँ तो देखो, तो कौन आखिरकार किस चीज को बचा रही है? संविधान किस चीज को बचा रहा है? देश की एकता, यूनिटी, अखंडता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्योंकि डेमोक्रेसी बचानी ना भाई। एक सरकार अगर उसने आपातकाल लगा दिया मतलब वो क्या है, वो बिल्कुल एक तरीके से बहुत अपर हो गई। पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन क्या हो गई उसके सामने, छोटी हो गई। जितनी भी संस्थाएं वो क्या हो गई, छोटी हो गई। और अब वो सरकार सबसे बड़ी हो गई। तो किस चीज को बचाना है? देश की एकता बचानी है, अखंडता बचानी है, देश की रक्षा करनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है और संस्थाओं को प्रोटेक्टेड रखना है। इस कारण क्या हुआ, आपातकाल को लाया गया। ठीक है, तो कारण क्या है भाई? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं का स्वतंत्र कार्य करना। ठीक है, ये मेनली काम होते हैं। क्या बोल रहा हूं? देश की एकता, देश में यूनिटी बनी रहे, अखंडता इंटीग्रिटी बनी रहे, संप्रभुता सॉवरेनिटी बनी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहे, और संस्थाओं का स्वतंत्र कार्य करना मतलब जो इंस्टीट्यूशन है ऑटोनमस रूप से वो काम कर सके। ठीक है, तो ये कारण रहता है। वर्ड आपको पता है इन सब वर्ड्स का मतलब? संप्रभुता मतलब क्या होता है बताओ भाई कृष्ण? संप्रभुता, सॉवरेनिटी, अपने निर्णय स्वयं से। बिल्कुल ठीक है। देश के पास क्या है? निर्णय लेने की स्वयं की क्षमता है। यानी देश किसी विदेशी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, और कोई विदेशी हमसे कोई निर्णय लेने के लिए बोल भी नहीं सकता। ठीक है, मतलब हम क्या हैं? आजाद देश हैं। और आजाद देश की क्या क्या निशानी है भाई? हम अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। बोलते हैं ना कि आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है कि आप अपने जो डिसीजन है स्वयं से ले पा रहे हैं, उसके ऊपर किसी का क्या इंटरफेयर नहीं है। उसी को बोलते हैं ना
इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंसी कैसे आती है बताओ? हाँ, विवेक से। विवेक लेके क्या करोगे जब जेब में पैसे नहीं है? समझ रहे हो? खाना खाना है और कोई तुम्हें खाना खिलाएगा तो उसके बदले में क्या है? तुम उससे बोल सको स्वतंत्र हूं मैं डिसीजन लेने के लिए। वो तुमको बोलेगा ना, दो झापड़ दिया, बोला खाना खाए के लिए खिलाए, चल पोछा लगा, मतलब पोछा लगा, अब खत्म कहानी। तो अगर आप आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर कैसे? पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम खुद का खर्चा उठा पा रहे हो, तो सबसे पहले तुम बोलोगे मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं। भाई मेरे ना कोई खर्चे उठा रहा है, ना मेरे फिर कोई नखरे उठा रहा है, दोनों ही चीज ठीक है। और अगर कोई तुम्हारे खर्चे उठा रहा है तो तुम थोड़ी आत्मनिर्भर बन जाओगे। देखने देखने में तुम्हें लगेगा कि मैं आत्मनिर्भर हूं, लेकिन हर एक जगह तुम किसी और के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो। जैसे एक व्यक्ति रहता है, अभी मैं घर में हूं तो मेरे को एक बात ये भी बोल दिया, एक बात वो भी बोल दिया, एक बात वो भी बोल दिया, है ना? तुम्हारे साथ भी है। बहुत जीवन में संकट है, क्या करें यार, है ना? जानते सब है लेकिन कर कुछ नहीं सकते। चलो, इसे भाग 18 में रखा गया है। भाग 18 पार्ट 18 में रखा गया, ठीक। हाँ, जर्मनी से लिया गया आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन अब देखो, जर्मनी से कोई भी चीज नहीं ली गई है, ये चीज समझो। जर्मनी ऐसे लेने वाली चीज थी ही नहीं। आपातकाल लगाने का मतलब केवल और केवल ये है कि ये एक तरीके से बहुत डिफरेंट है तुम्हारे वेस्टर्न कंट्रीज से, इसे कहीं से लिया नहीं गया है। और जर्मनी से तो स्पेशली मतलब तुम बोल सकते हो लेकिन लिया नहीं गया, क्योंकि जर्मनी से ऐसे आपातकाल, चूंकि वहां पे कब आपातकाल लगा था? जब हिटलर का रूल आया था। भाई हिटलर के रूल को कोई कैसे उसको वैसे बोल सकता है ना? कौन सी बुक में लिखा है? आपातकालीन प्रावधान जो है वो बिल्कुल अनोखा प्रावधान है, ठीक है। अनोखा प्रावधान क्यों है बताओ? कारण यहां पे करते हैं, बताओ कारण ये अनोखा क्यों है, बताओ। कोई भी नहीं लगा सकता है। अनोखा, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। वाह, बोले अनोखा है, कोई नहीं लगा सकता, और जिसने लगाया उसके लाइफ बन गई, राष्ट्रपति की लाइफ बन गई, क्योंकि वो लगा सकता है। मतलब क्या है अनोखा? इसलिए है क्योंकि ये बिना किसी संविधान संशोधन के, जो आपका संविधान है, संविधान कौन सा आपका? संघीय संविधान। आपका देश कौन सा है? संघीय देश है। उससे एकात्मक देश में बदल देता है। अब इसको समझिएगा, यह संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर देता है बिना कोई संविधान संशोधन के, ठीक है। कोई संविधान संशोधन नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपके देश की संघीय व्यवस्था है उसको एकात्मक व्यवस्था में, संघीय मतलब जो तुम्हारा फेडरल सिस्टम है, हाँ, एकात्मक मतलब मोनैर्की, इंग्लिश में भी लिखो। देखो संघीय मतलब क्या होता है? संघीय देश उसे कहते हैं जहां पर केंद्र और राज्यों के पास, केंद्र और राज्य क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, है ना। यानी केंद्र के पास भी शक्ति है, राज्य के पास भी शक्ति है, तो उसे क्या बोलोगे? संघीय व्यवस्था। तुम्हारे केंद्र के पास भी शक्ति, राज्य के पास भी है ना, तो तुम्हारी क्या है? संघीय व्यवस्था है, ठीक है। तो मतलब यहां केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्ति होती है। यानी राज्य क्या है? केंद्र का एजेंट बन के काम नहीं कर रहा है, ठीक है। राज्य में अलग पार्टी भी हो सकती है, अलग सरकार भी हो सकती है, अलग टाइप के डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पे एकात्मक में क्या होता है? यहां पे जो राज्य होती है वो केंद्र के अधीन रह के काम करती है, केंद्र के अधीन
रहकर काम करती। समझे? एकात्मक मतलब केवल एक, एकात्मक मतलब एक, केवल केंद्र का रूल। राज्य अब उसके किस में आ गई? उसके नियंत्रण में आ गई। मतलब राज्य अब वही करेगी जो केंद्र उसको बोलेगा। ठीक है, आपातकाल में यही हो रहा है ना, केंद्र जो बोलेगी राज्य वही करेगा। तो चेंज हुआ है, संघीय व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तन हो गए। इसी कारण उसको क्या अनोखा बोला गया? समझ में आया? इसलिए नहीं कि लाइफ जिंगल आला। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब आपातकाल को बोला जाए तो 3 टाइप के आपातकाल होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक, आर्टिकल 352, 352। तीसरा, दूसरा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। और तीसरा वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एंड वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब तीनों को समझना। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब राष्ट्र में आपात लग रहा है, राष्ट्र मतलब पूरे राष्ट्र में। ठीक है, तो किस आधार पे लगे? आधार इसके 3 है। युद्ध, अगर कोई दूसरे देश ने क्या कर लिया, दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध है। बाह्य आक्रमण, हाँ पूरे देश पर, राष्ट्र है ना। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब राष्ट्र संबंधित, यानी कोई ऐसा खतरा आ गया जो राष्ट्र के लिए ही खतरा है, पूरे भारत जो राष्ट्र है उसी ऊपर खतरा है, तो युद्ध बोला जा रहा है। बाह्य आक्रमण मतलब कोई विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया बाहरी तौर पर। और तीसरा है सशस्त्र संघर्ष। हाँ बस, संघर्ष मतलब वही कॉन्फ्लिक्ट होना, विद्रोह होना। संघर्ष का ही दूसरा नाम विद्रोह है। ठीक, क्लियर है? तो ये 3 आधार पे क्या होगा, इसे बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय आपात। देखो, युद्ध और बाह्य आक्रमण, इसको बोला जाता है बाह्य आपातकाल, बाह्य आपातकाल। ठीक है, और सशस्त्र संघर्ष को क्या बोला जाता है? आंतरिक आपातकाल। अब क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये बाहरी आक्रमण के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे बाह्य आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा बाह्य आपातकाल में से संबंधित है, यानी कौन कौन सा आधार बाह्य आपातकाल से संबंधित है, एक्सटर्नल इमरजेंसी से संबंधित है। तो युद्ध और बाह्य आक्रमण बाह्य आपातकाल, सशस्त्र संघर्ष तुम्हारा आंतरिक आपातकाल, इंटरनल। और एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें रहेगी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल आपातकाल। उसमें क्या किया गया है? आपातकाल की उद्घोषणा, उद्घोषणा इट मींस डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आपातकाल की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो क्वेश्चन ये तुमसे बन जाएगा, क्या संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का प्रयोग किया गया? तो नहीं, किसका प्रयोग किया गया? आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसके अंदर अपन देखेंगे बहुत सारी चीजें।
अब जो सेकंड नंबर है तुम्हारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है भाई? वही जो इससे पहले तुम बोले थे, है ना? वही होता है ना, क्या बोले थे? किसी स्टेट का मुख्यमंत्री वहाँ की सरकार को संभाल ना पाए तो वहाँ पे हाँ, इसको जो स्पेशलाइज तरीके से बोला जाएगा, जब कोई भी सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती है तो, ठीक है, मतलब अब वो संभाल नहीं पा रहा है, मतलब वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है ना, कुछ ऐसा काम कर रहा है जो संविधान के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन में दो आर्टिकल चलते हैं, आर्टिकल एक 356 और एक आर्टिकल 360। एक सर गवर्नर रूल भी होता है। गवर्नर रूल भी होता है। गवर्नर रूल होता है तुम्हारे राज्य, वो भी इसी से मिलता जुलता है। सेम। अरे अभी ये संघीय व्यवस्था अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे फिर राज्य की पढ़ेंगे। अभी केंद्र की पढ़ रहे हैं तो तुम्हें राष्ट्रपति पढ़ने को मिला, राज्य की जब पढ़ोगे तो राज्यपाल मिलेगा, केंद्र की पढ़ोगे तो प्रधानमंत्री मिलेगा, राज्य की पढ़ोगे तो मुख्यमंत्री मिलेगा। केंद्र की पढ़ोगे तो वहां की मंत्रिमंडल पढ़ोगे, राज्य में पढ़ोगे तो वहां की मंत्रिमंडल पढ़ोगे। केंद्र का पढ़ोगे तो संसद पढ़ोगे, संसद में लोकसभा राज्यसभा पढ़ोगे, और जब यहाँ पढ़ोगे राज्य में पढ़ोगे तो विधानसभा विधान परिषद पढ़ोगे। है तो सेम पूरी व्यवस्था, बस कुछ कुछ चीजें अलग हो जाएंगी, वो अलग अलग अपन देखते चलेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 356 क्या बोलता है? आर्टिकल 356 बोलता है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे, किसे ऐसा लगे? राष्ट्रपति को, कि वहां की सरकार क्या है, कि राज्य में, कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेगा राष्ट्रपति? राज्यपाल को बोल देगा कि भाई रिपोर्ट भेजो, क्या क्या दिक्कत आ रही है, फिर रिपोर्ट दी जाएगी, और उसके बाद राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। राष्ट्रपति क्या है, देखेगा राज्य संविधान के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। जो राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रहा है उसे क्या कर दिया जाएगा? वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, उनकी सरकार को गिरा दिया जाएगा, ठीक है। फिर सर वहाँ फिर से चुनाव होगा। जब तक राष्ट्रपति शासन है तब तक नहीं होगा, फिर राष्ट्रपति शासन जैसे हटेगा तो चुनाव होगा। उसके पीछे अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रावधान है, कब होगा कब नहीं होगा, कौन सा बेस होगा, कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ठीक है। वो सब, वही सब तो कारण, वही सब चीज तो डिस्कशन का आधार है। अदरवाइज ऊपर ऊपर तो हो गए, जितना तुम बोल रहे हो पेपर में आता है, भाग 18 पढ़ लिए। ये सब क्यों पढ़ रहे हो भाई, पेपर में तो आ नहीं रहा है। मतलब मैं जबरदस्ती तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बढ़ा रहा हूं, जबरदस्ती तुमको मार मार के पढ़ा रहा हूं, नहीं कुछ तो तुम सीख लो, कुछ तो सीख लो। देखो 365 क्या बोलता है? 365 बोलता है कि केंद्र ने कुछ क्या दिया, निर्देश दिया, और राज्य उसे पूरा नहीं कर पाएगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब सोचो कितना खतरनाक है ये। केंद्र ने बोला कि ये कानून तुम्हें अपने राज्य में लागू करना है, राज्य बोलेगा नहीं, तो बोलेगा ठीक है तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति शासन। तो कितना खतरनाक है, डेंजरस है ना। समझ रहे हो कैसे? जिसको चाहे उसको बिल्कुल हटा सकता है, और ये होता भी था। राष्ट्रपति शासन हमारे देश में 150 से ज्यादा बार लग चुका है। अब सोच लो, जब मन करे तब राष्ट्रपति शासन लागू कर देना। सरकार बदली, सरकार बदली, जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने जो जो दूसरे दल के थे तो उन सबको हटा दिया, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया राज्य में, वहां पे हर जगह राष्ट्रपति शासन। जैसे वो जब दूसरी पार्टी आई तो वो जब दूसरी पार्टी आई तो वो जो पहले वाले थे उनको चेंज कर दिए, टिट फॉर टैट, बदला, ठीक है। ऐसा होता है। तो मतलब क्या है 365 क्या बोल रही है, इसको यहां कर लो।
केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यानी केंद्र कोई भी निर्देश दे रहा है, बोल रहा है तुम्हें अपने यहाँ एनआरसी लागू करना है, सामने वाले बोलेगा नहीं करना है तो बोलेगा ठीक है हट जाओ, हम किसी और को बुलाएंगे वो कर लेगा। ठीक है, तो क्लियर है राष्ट्रपति शासन ये है। सर ऐसा है तो फिर इसमें कुछ चेंज भी आया होगा। आएगा ना, सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए बैठी है? सुप्रीम कोर्ट देखती है ना, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी भाई जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे, तुम किस आधार पे तुम वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में क्या है, इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों के बीच में संघर्ष है। सरकार बोल रही है हम ज्यादा पावर में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कैसे हम आएंगे। तो हमारे देश में क्या है, इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या बना रही है, संतुलन बना रही है। विधायिका कार्यपालिका के ऊपर, कार्यपालिका विधायिका के ऊपर, और दोनों के ऊपर न्यायपालिका। और न्यायपालिका बहुत ज्यादा आगे ना जाए इसलिए महाभियोग लगाया जाता है न्यायपालिका के ऊपर। और कहाँ लगेगा, संसद के अंदर, कि न्यायपालिका भी बहुत उछल कूद न मचाए। ठीक है, किसी जज के ऊपर भी महाभियोग लग सकता है। अभी अपन देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे भी महाभियोग कौन लगाएगा, पार्लियामेंट। तो मतलब न्यायपालिका के ऊपर भी रोक कौन लगा रही है, पार्लियामेंट। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगा, राष्ट्रपति के ऊपर अब तक नहीं लगा, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर लग चुका है। हालांकि कांग्रेस जो थी, जब दोबारा देना था, वोटिंग करनी थी, तो कांग्रेस उस वोटिंग से हट गई थी, जिसके कारण वो महाभियोग नहीं लग पाया था। हाँ? महाभियोग तो नहीं बोलते, लेकिन महाभियोग जैसा ही रहता है, चूंकि संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए फिर उसमें तुम न्यायाधीश को हटाना, उनको पद त्याग करना, लेकिन वहां पे महाभियोग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस वैसी ही जैसी राष्ट्रपति की प्रोसेस है। तो वही रहती है, लेकिन महाभियोग का शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ठीक है, तो कर सकते हो तुम, लेकिन उसी प्रोसेस से हटाया जाता है। ठीक, महाभियोग शब्द का अगर ना भी प्रयोग करोगे तो भी होता ही। ठीक है, अब वित्तीय आपातकाल देखो, वित्तीय आपातकाल कब होता है, आर्टिकल 360, 360, जब वित्तीय स्थायित्व व साख खतरे में। ठीक है, वित्तीय स्थायित्व मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साख मतलब क्रेडिट, खतरे में। ठीक है, वित्तीय स्थायित्व मतलब कि जब आपका देश जो है फाइनेंशियली स्टेबल ना रहे, मतलब अब उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, वो भाई देश इधर उधर हो सकता है। और क्रेडिट मतलब साख, मतलब अब उसकी उतनी क्रेडिट नहीं रही कि वो पैसा लेन देन कर सक रहा है अच्छे से। ठीक है, तो उस आधार पर क्या लगा जाएगा, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में। क्लियर है पूरा तीनों?